हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपके खासकर एग्जाम यूपी टेट, सी टेट और यूपी बीएड और यूपीपी यूपीएसआई से आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर हिंदी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला पढ़ने से पहले आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ण क्या होता है? वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। दोस्तों, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सार्थक ध्वनि की बात की जाती है, यानी कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो सार्थक ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिससे खंड खंड नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसको टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं, यानी कि वह छोटा सा छोटा रूप ही वर्ण होता है तो हम उसे टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं, अथवा जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, अथवा प्रत्येक वर्ण यहाँ पर होगा। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि एक विशेष आकार रखती है। दोस्तों, अगर देखा जाए वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो वर्णों की कुल संख्या 52 है। दोस्तों, कितनी है? वर्णों की कुल संख्या 52 है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए कि मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों मूल वर्णों की कुल संख्या 44 है। लेकिन अगर पूछा जाए वर्णों की कुल संख्या कितना है तो 52 है। दोस्तों, हम ऐसे याद कर लेंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं तो 26 का दोगुना हम कर देंगे 52, यानी कि वर्णों की कुल संख्या जो होती है अंग्रेजी वर्णमाला के दोगुनी होती है, लेकिन मूल वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। दोस्तों, अगर हिंदी लिपि की बात की जाए तो हिंदी लिपि में हिंदी की लिपि कौन सी है तो दोस्तों हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। उस लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि हिंदी लिपि का नाम है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है तो दोस्तों देवनागरी लिपि नाम है। दोस्तों, अगर वर्ण के भेद की बात की जाए तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्वर के बारे में। दोस्तों, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों स्वर वे वर्ण होता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं, आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। दोस्तों, अगर स्वर देखा जाए तो स्वर के प्रकार में स्वर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। दोस्तों, अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आएगा, जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो अ, ई, उ, री, ये सब जितने 4 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर में, इसी को दोस्तों मूल स्वर भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं तो दोस्तों मूल स्वर अ, ई, उ और री, इसी को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहा जाता है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अ को हिंदी वर्णमाला का क्या कहते हैं तो दोस्तों अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री था उसको उच्चारण में कम समय लगता था तो उसको ह्रस्व स्वर कहते थे, लेकिन दीर्घ स्वर में उसकी अपेक्षा स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व से अधिक समय लगेगा, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। अर्थात दोस्तों देखा जाए तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, किसमें? दीर्घ स्वर में। यानी कि
ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। दोस्तों अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर में आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये सब जितने लगभग 7 आते हैं, इनकी संख्या कितनी है? लगभग में 7 है दीर्घ स्वरों को। तो दीर्घ स्वर हम जान चुके हैं कि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये सब जितने भी आते हैं आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्वर है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे 2 वर्णों के मिलने से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम 2 वर्ण को आपस में मिला देते हैं तो जो वर्ण की उत्पत्ति होती है उसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों अगर संयुक्त स्वरों की बात की जाए तो संयुक्त स्वरों की कुल संख्या 4 होती है। यानी कि दोस्तों संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ए, ओ, औ, ये जितने भी 4 है आपके संयुक्त स्वर है। दोस्तों अगर ए की बात की जाए तो ए का निर्माण अ या आ प्लस ई या ई, बड़ी ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार अ या आ प्लस ए के मिलने से अ का निर्माण होता है। इसी तरह से दोस्तों ओ है तो अ या आ प्लस उ या उ मिलने से आपका ओ का निर्माण होता है। इसी तरह से दोस्तों औ हो गया, औ का जो निर्माण होता है अ या आ प्लस ओ या औ के मिलने से होता है। इस तरह से दोस्तों यानी कि 2 वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी थी? ए, ओ और औ। इन 4 संख्या को याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट स्वर है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों 3 गुना कर लीजिएगा, छूट गया है, 3 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दोस्तों प्लुत स्वरों की संख्या 1 होती है। जैसे ओम, ओम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम। यानी कि प्लुत स्वर दोस्तों वह होता है जिनके उच्चारण से ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अगर प्लुत स्वरों की संख्या देखी जाए तो 1 होता है ओम, जिसका नाम होता है। दोस्तों नोट पॉइंट याद रखिएगा कि कुछ विद्वान प्लुत वर्ण को जोड़कर स्वरों की संख्या 12 बताते हैं। यानी कि कुल स्वरों की संख्या कुछ विद्वान प्लुत को भी जोड़ करके 12 बताते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ स्वर जैसे री और ली को जोड़ करके स्वर वर्णों की संख्या बताते हैं 14। लेकिन अगर परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या दोस्तों अगर पूछी जाए तो कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 ही माननी चाहिए। तो दोस्तों एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 11 ही हमें टिक मारना है। दोस्तों याद रखिएगा कि अ या अह स्वर नहीं है और न ही व्यंजक है। यानी कि अ और अह जो होता है न ही स्वर है और न ही व्यंजक है, इसे अयोग्य वाह या अथवा नपुंसक वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा कि अयोग्य वाह अथवा नपुंसक वर्ण कौन कौन से है, तो दोस्तों वह 2 है, अ और अ। यानी कि इसको क्या कहेंगे? नपुंसक वर्ण कहा जाता है। अगला है दोस्तों व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि जो जैसे दोस्तों हम लोग देखे थे कि स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन जो दोस्तों व्यंजन वर्ण होता है, इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, बल्कि स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगर मूल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो मूल व्यंजन की संख्या 33 है, और इसी तरह से कुल व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए तो 39 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों मूल व्यंजक, स्पर्श व्यंजक या उदित व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क वर्ग से प वर्ग, और इसमें साथ ही हम मिला देंगे ड़ और ढ। यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड और ढ को मिलाने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको स्पर्श व्यंजक कहते हैं। यानी कि क वर्ग से क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, य। इसी तरह से प वर्ग था प, फ, ब, भ, म,
कुल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएगा, और 2 और ले लेते हैं, ड और ढ लेते हैं। इस तरह से स्पर्शक व्यंजकों की कुल संख्या 27 हो जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजक क्या होता है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजकों की कुल संख्या पूछी जाए तो 4 होता है, य र ल व, यानी कि य र ल व, ये 4 जो होते हैं वर्ड, इसको अंतस्थ व्यंजक कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों ऊष्म व्यंजक क्या होता है? जिसको पढ़ने में हमारे मुख से उष्मा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजक कहते हैं। ऊष्म व्यंजकों की भी संख्या 4 है, जैसे स स स ह, यानी कि 4 है, स स स ह, ये 4 जो होते हैं ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त व्यंजक। संयुक्त व्यंजक में भी इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजक में 2 वर्णों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? संयुक्त व्यंजक बनता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसकी भी कुल संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट है दोस्तों द्विगुण व्यंजक क्या होता है? द्विगुण व्यंजक जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों का गुण होता है उसे आगत व्यंजक या निर्मित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें 2 व्यंजनों का गुण पाया जाता है, उसी को द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन या इसी को निर्मित व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे ड़ और ढ को क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन कहेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा ड़ और ढ क्या होगा? एक द्विगुण व्यंजक है। दोस्तों अगर देखा जाए कि जो संयुक्त व्यंजक में 4 आता था, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन वर्णों के व्यंजक निम्न वर्णों के योग से बनता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो छ होता है इन किन 2 वर्णों के मिलने से छ का निर्माण होता है, और इसी तरह से त्र का किन 2 वर्णों के मिलने से होता है। तो दोस्तों क और छ तो मिलने से क्या बनता है? छ का निर्माण होता है। यहाँ पर छ कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसी तरह से दोस्तों त और र के मिलने से त्र का निर्माण होता है। इसी तरह से ज हलंत होगा और य हलंत के मिलने से य का निर्माण होता है। यह नहीं दोस्तों, यहाँ पर ज्ञ का निर्माण होता है। इसी तरह से स और र के मिलने से स्र का निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों क हलंत स हलंत मिलने से छ का निर्माण होता है, और त हलंत और र हलंत के मिलने से त्र का निर्माण होता है। ज हलंत और य हलंत के मिलने से ज्ञ का निर्माण होता है। स प्लस स हलंत और र हलंत के मिलने से स्र का निर्माण होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्यंजन वर्ण, फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मूल व्यंजनों की दोस्तों कुल संख्या 33 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। मूल व्यंजक या स्पर्श व्यंजन या युदित व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। दोस्तों वर्ण में अगर देखा जाए तो वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, इसको कंठ यानी क कंठ से बोला जाता है, ख को भी कंठ से बोला जाता है, ग को भी कंठ से बोला जाता है, क, ख, ग, घ, अंग इसको कंठ से बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों च, छ, ज, झ, इ, इसका तालु यानी कि जीभ हमारे तालु में सट जाता है, स्पर्श कर जाता है, इसके कारण से तालु से हम बोलते हैं। इसी तरह से अगला है दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसको मूर्धा से बोलते हैं। यानी कि जो हमारा जो नोक होता है जीभ का मूर्धा में टच कर जाता है, जैसे ट को बोलेंगे, ठ को बोलेंगे, ड को बोलेंगे, ड़ को बोलेंगे, तो हमारा जो जीभ होता है मूर्धा में टच कर देता है, जिसके कारण इसे मूर्धा कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों त, थ, द, ध, न दंत वर्ण होता है। त यानी कि हमारा जो जीभ होता है दांत में स्पर्श कर जाता है। इन सभी वर्णों को बोलने से जैसे त, थ, द, ध, न, इसलिए इसे दंत वर्ण कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों है प, फ, ब, भ और यहाँ पर दोस्तों म हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म हो जाएगा। इन वर्णों को बोलने से ओष्ठ यानी कि हमारा ओठ दोनों सट जाता है, स्पर्श कर जाता है, इसलिए ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो क, ख, ग, घ, अंग होगा कंठ वर्ण, च, छ, ज, झ, य होगा तालु, ट, ठ, ड, ढ, ड़ होगा मूर्धा, त, थ, द, ध, न होगा दंत वर्ण, प, फ, ब, भ, म होगा आपका ओष्ठ। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अघोष वर्ण। दोस्तों अघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा प, फ, प, न, स, प, फ, स, न को अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण का जो प्रथम होगा, प्रथम और द्वितीय को क्या कहेंगे? अघोष के अंतर्गत आता है।
जैसे दोस्तों अघोष में अगर देखा जाए तो अघोष में कौन कौन सी आता है, प होगा यानी कि क होगा प्रथम, ख द्वितीय है, च प्रथम, छ द्वितीय, ट ठ प्रथम द्वितीय, फिर त प्रथम, थ द्वितीय, प प्रथम, फ द्वितीय, और इसी तरह से स और श तीनों स आते हैं। इसको क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें दोस्तों न नहीं आता है तो इसको न काट लीजिएगा, यहाँ पर न नहीं होगा। यानी कि दोस्तों प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा प स और श, फ स और श को क्या कहेंगे हम, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, प फ हो गया और स स स, इसको क्या कहेंगे, अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों न नहीं होगा, न टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, स होगा। दोस्तों अगला है सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या होते हैं, स्वर तथा बाकी सभी व्यंजन को सघोष वर्ण कहते हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी बचे हुए स्वर अथवा व्यंजन होते हैं उसको सघोष वर्ण के अंतर्गत कहा जाता है। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, व्यंजन में विषम स्थान वाले वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आपके व्यंजन में क प्रथम हो गया, फिर ख नहीं लेना है, ग लेना है, फिर घ नहीं लेना है, अंग लेना है, यानी कि विषम वाले स्थान वाले, जैसे पहला वाला स्थान, फिर तीसरा और पांचवें वाले स्थान को क्या कहेंगे हम, अल्प प्राण के अंतर्गत कहा जाता है। और दोस्तों इसी तरह से अगला है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन में सम स्थान वाले वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। जैसे दूसरे स्थान पर होगा, फिर चौथे स्थान पर होगा, जैसे क नहीं लेना है, ख दूसरे स्थान पर हो गया, ग नहीं लेना है, घ चौथे स्थान पर, यानी कि सम वाले स्थान को हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में ए और ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों अर्धस्वर है, य और व को हम अर्धस्वर के अंतर्गत कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नोट पॉइंट में दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, क ख ग ज और फ, यानी क ख ग ज और फ, इन 5 वर्णों को हिंदी फारसी भाषा के 5 वर्ण कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों हिंदी भाषा में तुर्की के 2 वर्ण होते हैं, जैसे ड हो गया और ढ हो गया। और इसी तरह से हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के 1 वर्ण होता है, इसे औ या आ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के बस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे, इसलिए हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।